नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। और खबर दोपहर में आज भी हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से मीटिंग्स का दौरा है। साथ ही साथ जो मैजिक नंबर जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं उसके ताल्लुक से भी आज हम बात करेंगे। क्या कुछ अहम आज हो सकता है, उसके ताल्लुक से अपने हम जो रिपोर्टर हैं उनसे तमाम तर अपडेट लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। शिवसेना के खेमे में मची खलबली से महाविकास आघाड़ी हुकूमत पर बन आई है। हालांकि बाकी खेमे को मनाने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं कि अपनी बात पर कायम है। उन्होंने जुमेरात को ही ताकत का मुजाहरा करने के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और गवर्नर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 37 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। खत में 37 अरकान असेंबली के दस्तखत भी है, सिग्नेचर्स हैं। एकनाथ शिंदे बागी खेमे के लीडर भी चुन लिए गए हैं। भरत गोखले को बागी ग्रुप ने खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया है। उधर एक और शिवसेना लीडर के बागी खेमे में शामिल होने की खबर है। चांदीवली से शिवसेना रुकन असेंबली दिलीप लांडे गुवाहाटी रवाना हो चुके हैं। इसका मतलब बागी ग्रुप में अरकान असेंबली की तादाद 38 हो गई है। शिवसेना की मुश्किलें हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। और इस सब के बीच ठाणे महानगर पालिका के 60 शिवसेना कॉरपोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने को तैयार हैं। ठाणे में एकनाथ शिंदे की हिमायत में पोस्टर भी लगाया गया और पोस्टर पर शिंदे को बाला साहब और आनंद दिघे की विरासत को आगे बढ़ाने वाला बताया गया। शिवसेना के खेमे में मची खलबली से महाविकास आघाड़ी हुकूमत पर बन आई है। हालांकि बागी खेमे को मनाने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी बात पर कायम हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और गवर्नर को उन्होंने खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने 37 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया। हमारी जो मीटिंग हुई, हमारी मीटिंग में जो सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उसको ध्यान में रखते हुए उद्धव जी के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, राष्ट्रवादी पार्टी खड़ी हुई है। मीडिया ने किसी भी बात को जो है तोड़ मोड़ के ना बताने का काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। Well, the situation is extremely fluid. There is a split in the major partner, Shiv Sena. And the situation about relative numbers is not yet clear. We are awaiting the final outcome of the split, whether the breakaway group goes and meets the governor and presents a formal request to be recognized as a separate group or not. We don't know. Till that happens, Shiv Sena is a intact group. It's a party which is the largest party of the alliance, and alliance is in existence, and we have assured our complete support to Mr. Uddhav Thackeray-led MUI government. इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, वो सारे लोग हमारे विधायकों को, मंत्रीगण को धमकाकर ले गए हैं। साफ तौर पे लग रहा है कि लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी एक कर रही है। देखो, हमारी एकदम क्लियर है स्ट्रैटेजी कि शिवसेना के अंतर्गत का यह मामला है। और जब शिवसेना के अंतर्गत का मामला है, जब मुख्यमंत्री जी ने वर्षा बंगला छोड़ के चले गए हैं, तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी का, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। नाज़रीन, चलिए इसी पर बात करेंगे। वहां के हालात
में क्या कुछ आगे सियासत हो रही है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद रहेंगे और हमारे रिपोर्टर वसीम अंसारी भी रहेंगे मुंबई से। मेहमानों का तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश शेट्टी जी, स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, और उदय जी जो कि बीजेपी से हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल। और वसीम, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे, इस वक्त का अपडेट सबसे पहले अपने नाज़रीन को दे दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त शिवसेना है पूरे ही एक्शन मोड में नज़र आने लगी है। शिवसेना की जो लीगल सेल है विधान भवन पहुँच चुका है। कल 12 नामों को लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि जिनकी सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए, और 4 नाम इसमें शामिल हो गए, यानी कि 16 नामों की सूची अब तैयार कर दी गई है। और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी हाल में ये जो सदस्य है इन्होंने रूल और रेगुलेशन को तोड़ा है और इससे कहीं ना कहीं हमें इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसे लेकर बाकायदा लीगल टीम अभी भी बैठी हुई है और वो इंतज़ार कर रही है कि इस पर किसी तरह का कोई फैसला लिया जाए। और जिस तरह से उनके सोर्स ये बता रहे हैं कि 12 नामों को जो उन्होंने सदस्यता रद्द करने की मांग की है उस पर हो सकता है कि विधान सभा से उपाध्यक्ष की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई के आदेश आए, इस तरह की एक सूत्र जानकारी दे रही है। फिलहाल तो अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है और शिवसेना की जो लीगल सेल है वो अंदर बैठी हुई है। दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर बीजेपी की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में भी इस मामले को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। भले ये बीजेपी कह रही है कि अभी तक हम इस मामले में पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सागर बंगलों पे देवेंद्र फडणवीस के घर पे बड़े नेता मौजूद है और सभी का ये मानना है कि जो नोटिस दी गई है वो इनलीगल है। इसी को लेकर कानूनी प्रक्रिया और विधानसभा के जो रूल और रेगुलेशंस है उसे लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से चर्चा की जा रही है। अब दोनों तरफ से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और लगातार बैठकों का दौर भी शुरू है। एनसीपी अध्यक्ष सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के लिए संजय राउत पहुँच चुके हैं, अनिल देसाई पहुँच चुके हैं, गृह मंत्रालय से दिलीप वलसे पाटिल पहुँच चुके हैं। ये सारे अधिकारी पहुँच चुके हैं। कानूनी लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए इस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही जिस तरह से विधायकों के निलंबन की बात की जाए तो इसमें कौन सी कानूनी प्रक्रिया है, किस तरह से उन्हें नोटिस दी जा सकती है और कैसे सारे विधायकों को यहाँ बुलाया जा सकता है, इस पर बाकायदा सभी दलों की चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, आपसे लगातार हम तमाम तर अपडेट अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है इस वक्त वहाँ पल पल का अपडेट देना। और उदय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। उदय जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, लगातार ये कहा जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है। हालांकि बीजेपी जो है वो इन तमाम बातों को नकारती भी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो तमाम तर सूरत हाल बदलती नजर आ रही है, इस सियासी मंजरनामे में बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भूमिका नहीं है जी। ये शिवसेना का आंतरिक मामला है जी। और शिवसेना अपने आंतरिक विद्रोह के कारण टूट रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी है, वहां पे मुख्य विपक्ष में थी, तो वो इस पे बैठी नहीं रहेगी। वो भी कॉन्शस है और इस सिचुएशन पे अपनी नजर बनाए हुए है। लेकिन ये शिवसेना का जो आंतरिक मामला है उसके कारण ये टूट रहा है। और जहां भी आप देखेंगे इस तरह का नेतृत्व अगर कहीं से थोपा जाता है, जो वहां इनके पहले जो पिता थे वो एक आदर्श पुरुष थे, उनकी काफी सम्मान थी और उनके राजनीति को इन्होंने इनहेरिट किया। इनमें अब क्या गुण थे नहीं थे ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने इतना तो साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अपनी विधायक दल को बांध करके नहीं रखा है और इस कारण विधायक दल में इनका विद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जो बात करते हैं ईडी की और इन चीजों की, तो ये अनावश्यक एक थोथी बातें थोपते हैं। क्योंकि आप देखी होंगे कि जो भी इनके मंत्री गिरफ्तार हुए हैं वो ईडी ने जो उन पे कोई केस अलग से नहीं लगाया है जी। ये आधी बात बोलते हैं। पूरी बात यह है कि उन्होंने विवादास्पद संपत्ति को खरीदा था वैसे लोगों का जो लोग बम ब्लास्ट केस में एक्यूज थे। तो ये पूरी बात नहीं बोलते हैं, आधी बात बोलते हैं और आधी बात बोल करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से अलग है। वो केवल दूर से एक राजनीतिक पार्टी है, इसलिए कॉन्शस है कि भाई क्या सिचुएशन डेवलप कर रहा है। बिल्कुल उदय जी, एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र की सियासत में काफी असर और रसूख रखती है। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो रिहाइशगाह है
वहां पर मीटिंग का दौर दौरा है, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है, वो भी बहुत कुछ कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश शेट्टी जी, स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। राकेश जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस जो है बहुत ही फूक फूक कर यहां पर कदम रख रही है। हालांकि कांग्रेस का भी ये कहना है कि शिवसेना का अपना मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों से कांग्रेस भी जुड़ी हुई है। किस तरह से देखेंगे आगे आने वाले वक्त में? देखिए, कल महाराष्ट्र के जो हमारे अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी ने इन्होंने साफ कर दिया था कि कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी में अलायंस में शिवसेना को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि हमारा मेन जो ये था मोटिव था ये बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए। और शरद पवार हो, सोनिया गांधी हो, इनका यही धोरण था कि हमें भाजपा को सरकार बनने से दूर रखना है, इसलिए हमने सपोर्ट किए। और आज जो भी सिचुएशन आप देख रहे हैं, मगर आज भी हम लोग महाविकास आघाड़ी में अलायंस है और हम लोग सपोर्ट जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। और राकेश जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कमलनाथ भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी तमाम तर चीजों के बारे में बात की। कांग्रेस जो है अभी किस तरह के अपने मौकफ पे वहां पर नजर आ रही है? जैसे आपने भी कहा, ये शिवसेना का इंटरनल मामला है। कुछ विधायक, जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे के साथ पहले सूरत जाते हैं और सूरत के बाद आज आसाम चले जाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सूरत, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 3 चीजों के लिए फेमस है। सूरत सबसे पहले हीरा व्यापारियों के लिए फेमस है, दूसरा कपड़े का जो टेक्सटाइल है उसके लिए फेमस है, और सूरत में दूसरा एक है, वो आप जानते हैं कि पूरे देश में हवाला के लिए भी सूरत फेमस है। इसलिए जो आमदार है उनको पहले सूरत लेके गया और वहां से बाद में उनको गुवाहाटी लेके गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उनका ये कहना था कि उनका कोई हाथ नहीं है। हाथ पैर सब कुछ जो भी इस पूरे कार्रवाई में आप देख रहे, वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का किया जा रहा है। और खुद एकनाथ शिंदे जी ने कल शाम को जो वीडियो हमारे बीच आया, आपके द्वारा आया, उसमें साफ तौर से वो कह रहे कि एक राष्ट्रीय पार्टी हमें सपोर्ट करेगी और आगे जो भी तकलीफ आप लोगों को आने वाली थी वो सबसे मुक्त करने का काम वो राष्ट्रीय पार्टी करेगी। तो वो जो आप देख रहे कि जो विधायक है उसमें प्रताप सरनायक है, उसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर ऑलरेडी इनकम टैक्स के कुछ दिन पहले रेड गिरा था, किसी के ऊपर ईडी परेशान कर रही है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये सब मिलकर ये शिवसेना को तोड़ने का काम कर रही है। और महाराष्ट्र में जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब हम उदय कुमार सिंह से जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ चूंकि हमारे साथी वसीम अंसारी भी मौजूद हैं। वसीम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आज हमने देखा कि किस तरह से संजय राउत का भी एक बयान सामने आया, एक सख्त रुख उनका भी नजर आ रहा है, और सबसे अहम शरद पवार जिस तरह से लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह से लगातार वो तमाम तर चीजों को समेटने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार फ्लोर टेस्ट की भी बात कर रहे हैं, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज का दिन भी काफी अहम माना जा रहा है महाराष्ट्र में, किस तरह से जो सियासत है अब क्या रुख बैठने वाली है। का दिन सबसे निर्णायक दिन हो सकता है, क्योंकि आज ही के दिन जो भी महाराष्ट्र की राजनीति है किस करवट बदल रही है ये साफ हो जाएगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे के खेमे से बैठक शुरू है, उस खेमे में बाकायदा बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, खास करके इस तरह के मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि असली शिवसेना है, इसलिए हम अपना समर्थन पीछे आगे सरकार से पीछे ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या बल ज़्यादा, जो दावे किए जा रहे हैं 40 से ज़्यादा शिवसेना के विधायक हैं और 10 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट विधायक हैं, यानी कि 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये असली शिवसेना, इस तरह की जो रणनीति तैयार करके एक पत्र वो भेजने वाले हैं राजभवन में, और इसके बाद तो सियासी माहौल गरमाना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि इसी मुद्दे पर लेकर अब बीजेपी भी अपनी नजरें बना के रखी है। अगर लेटर आता है राज्यपाल के पास की क्या भूमिका होगी, आगे की रणनीति क्या होगी। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा एक दिन पहले दिल्ली में भी इस बात को लेकर चर्चा की। आज शरद पवार के साथ मीटिंग हो रही शिवसेना की, उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ चर्चा करें, तो इन पहलुओं पर खास नजर होगी और कुछ ही घंटों में हो सकता है शाम तक बहुत सारे
सारी जो मामले हैं वो साफ हो जाए। बिल्कुल वसीम, और आपसे भी लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान उदय कुमार सिंह जी और राकेश शेट्टी भी मौजूद हैं। इनसे भी हम लगातार तमाम तर सूरत हाल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अपने मेहमानों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के बाद हम अपनी ये बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वळसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चॅलेंज, आप आइए। सर याच बिल्डिंग मधून महायुतीची याच बिल्डिंग मधून महायुतीची घोषणा झाली, याच युतीमधून महायुतीचं एक बंधन बांधण्यात आलं आणि याच बिल्डिंग मधून मी तुम्हाला सांगतोय महाविकास आघाडी मजबूत आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पुढलं 2.5 वर्ष राहिलेलं पूर्ण करेल आणि पुन्हा सत्तेत येईल। जे गेले गृहमंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृहमंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे, वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी में पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। लड़ाई सुन के लिए हो गया, आप आइए। तो संजय राउत एक बार फिर से साफ तौर पर कहते हुए कि महाविकास आघाड़ी मजबूत आहे, यानी मजबूत है। अब उन्होंने यहां पर एक चैलेंज भी दिया है कि आप आइए, अब हम आपको चैलेंज देते हैं। यानी एकनाथ शिंदे और उनके ग्रुप की वो बात कर रहे हैं, पूरी तैयारी है, सड़क पर भी अपनी लड़ाई को लाने की उन्होंने बात कही है। वसीम, फौरी तौर पर आपका ही रिएक्शन जानना चाहेंगे। तो नाज़रीन, वसीम से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उदय जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? संजय राउत जी को अभी आपने सुना। देखिए, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं वो सच्चाई से परे की बातें बोल रहे हैं। ये जो अभी सिचुएशन अराइज किया है जी जी, ये भारत संविधान से चलता है और हमारे यहाँ 75 वर्षों का कॉन्स्टिट्यूशन का रूल इस्टेब्लिश हो चुका है। ऐसे अनेकों परिस्थितियां आई हैं जब पार्टी में स्प्लिट हुआ है, डिफेक्शन हुआ है, और ये तय होता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे जी। ये हाउस पे ही प्रमाणित हो पाता है कि मेजोरिटी किसके साथ है। तो फ्लोर टेस्ट के लिए तो उन्होंने आमंत्रण दिया है कि आइए यहाँ पर। ये हम आ रहे हैं, हमें पूरी तरह से सुन लें। ये उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आमंत्रण नहीं दिया है। आप जैसा बोल रहे थे, हमने सुना है कि उन्होंने कहा कि अब ये निर्णय हो जाएगा सड़कों पे। तो ये सड़कों पे निर्णय नहीं होता है, ये एक लिस्ट इन लोग देंगे कि नाउ दिस गवर्नमेंट इज नॉट कमांडिंग द मेजोरिटी ऑफ द हाउस, और वो जब लिस्ट जाएगी राज्यपाल महोदय के पास तो महामहिम हाउस को कॉल करेंगे और इन्हें मौका देंगे कि भाई आप फ्लोर पे प्रमाणित करिए कि आप मेजोरिटी कमांड करते हैं कि नहीं करते हैं। ये पूरा मामला जो है संविधान से गाइडेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल उदय जी, और जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात है, कल ही शरद पवार जी ने भी ये बात कही है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। संजय राउत जी ने इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है जी। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप नहीं आते हैं, ये गलत है, तब हम लड़ाई को सड़कों पर लेके जाएंगे। ये उन्होंने अभी पूरी बात कही है। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश शेट्टी जी भी, उनका भी हम इस पर फौरी रिएक्शन जानना चाहेंगे। जी राकेश जी। देखिए, जो अभी संजय राउत जी का बयान था, देखिए जैसे बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कहा
कि जो निर्णय होगा वो असेंबली में सेशन बुलाना पड़ेगा स्पेशल, और उस पे होगा। आज भले एकनाथ शिंदे जी ने पहले लोगों को सूरत लेके गए, फिर गुवाहाटी लेके गए, आप कितने भी दूर जाओ, आप गुवाहाटी में जाके असेंबली में नहीं देना, आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा, मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई में आकर ये स्पीकर के सामने विधायकों को देना पड़ेगा समर्थन, या इधर वो उद्धव ठाकरे को समर्थन करते हैं या एकनाथ शिंदे को करते हैं। और जब वो व्यक्ति हाउस में रहेगा तब पता चलेगा कि उसके ऊपर कोई दबाव है या नहीं है। आज क्या है कि वो यहाँ से करीबन 1500 किलोमीटर दूर है। इस परिस्थिति में हमें पता नहीं, ठीक है वो 5 स्टार होटल में हमें फोटो दिखाया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को किडनैप किया है और बोल रहा है कि आप बताइए कि आप मेरे साथ है, तो वो तो बताएगा ही। जो बात तब है जब वो मुंबई महाराष्ट्र में आकर, महाराष्ट्र के असेंबली में जो एक मंदिर है डेमोक्रेसी का, वहां पे आकर वो बहुत बड़ी बात आपने कही है कि डेमोक्रेसी का जो मंदिर है वहां पर आकर बात करनी है। उदय जी, आपके पास हम रिएक्शन लेने जरूर आएंगे। वसीम से हम थोड़ी सी जानकारी जरूर लेना चाहेंगे, हमारे मुंबई के रिपोर्टर हैं। वसीम, आपसे अभी का अपडेट चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से अब रणनीति की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर में हो सकता है एकनाथ शिंदे के खेमे से एक नया वीडियो और नई जो रणनीति है उस बारे में जानकारी बाहर आए। उससे पहले ही महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने अपनी भूमिका साफ कर दी है कि किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़नी है और किस तरह से इसका जवाब देना है, और किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस के या महाविकास आघाड़ी के नेताओं की एक पॉलिसी साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वेट एंड वॉच, पहले इंतजार करना है और जितना समय हो सके उतना खींचना है, ताकि मुंबई में आने के बाद जो विधायक है उनसे चर्चा की जा सकती है और उसके बाद जो एक्चुअल आंकड़ा होगा वो सामने आएगा कि कौन किसके साथ है। जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश जी ने बताया, वही पॉलिसी लेकर महाविकास आघाड़ी की सरकार आगे बढ़ रही है और बैठकों का दौर शुरू है। कुछ देर में जब शिंदे ग्रुप की तरफ से एक वीडियो आएगा या फिर इंफॉर्मेशन आएगी कि आगे का स्टेप क्या है, उसके बाद से और भी कई तरह की रणनीति चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल, राकेश जी आपके पास भी हम आएंगे। उदय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐड करना चाहते हैं? उदय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ जी। इधर कुछ दिनों से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जितना पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है या पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एजेंसीज को, सेंट्रल एजेंसीज को, जो ईडी है, सीबीआई है, इसको यूज किया जा रहा है। तो ये जो नैरेटिव है ये आधा सत्य के आधार पे पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आप देखेंगे कि जितना भी इस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें लोगों ने कानून को तोड़ा है और आधी बात वो बताते हैं, आधी छिपा लेते हैं। अब जैसे मलिक साहब का उदाहरण दिया जा रहा था, मलिक साहब का पूरा मामला स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। उन्होंने वैसे लोगों से प्रॉपर्टी को खरीदा था जो बम्बई बम ब्लास्ट में एक्यूज थे, और इस चीज को वो लोग बताते नहीं है। बोलते हैं कि हमारे मंत्री को ईडी परेशान कर रही है, हमारे विधायक को परेशान कर रही है। ये बताना चाहिए कि मामलों की ये जो तमाम मामले हैं, जाहिर सी बात है कि इन तमाम मामलों की जांच जो है वो चल रही है और इस पर भी हम आगे भी बात करते रहेंगे। इस वक्त हम आपसे अभी जो फौरी सिचुएशन है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुंबई आना है, यहां पर आमना सामना करें, तब यहां पर बात होगी, इस अहम मुद्दे पर आज हम थोड़ा सा रुख जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की मीटिंग्स जो हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं जारी है। अगर एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है बीजेपी का, तब क्या कुछ रुख होगा? तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, भारत में सरकार चल रही है, अन्य राज्यों में भी हमारी सरकार है जी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई राजनीतिक अवसर इस तरीके का आता है तो निश्चित तौर पे हमारे नेताओं के द्वारा उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और देश के हित में, महाराष्ट्र के जनता के हित में जो भी होगा हमारे नेता वहां आगे की कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा भी राजनीतिक इंटरेस्ट है, तो हम तो इस पे निगाह रखेंगे ही रखेंगे। बिल्कुल। और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की जनता का और हित हो, उनके हित के लिए हम आगे उनके प्रस्ताव पे विचार करेंगे और जो निर्णय होगा हम लोग लेंगे। जी उदय कुमार सिंह जी, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने महाराष्ट्र की जो
पॉलिटिक्स है उसको बीजेपी किस नजर से देख रही है, महाराष्ट्र के जो अवाम है, लोग हैं, उनके हित में किस तरह से देख रही है, इसको यहां पर आपने कह दिया। और इस पर आगे भी हम आपसे बातचीत जो है अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो हम और आप साथ में देखेंगे और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राकेश शेट्टी जी हैं। राकेश जी, आप कुछ इस पे कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? क्योंकि लगातार अब संजय राउत जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब चैलेंज हम दे रहे हैं, यहां पर आइए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बिना गुवाहाटी में बैठकर वहां पे असेंबली में सिद्ध नहीं करना, मुंबई महाराष्ट्र में करना है तो महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। दूसरा में एक सभी जो लोग आपके चैनल को देखते हैं, जी सर, एकनाथ शिंदे जी को आप लोग ने बहुत ओवर एस्टिमेट कर दिया है कि उनके पास इतने विधायक हो। मेरे हिसाब से शिवसेना ने पहले भी बहुत सारे बन देखे, नारायण राणे जी का देखा, गणेश नायक जी का देखा, छगन भुजबल का देखा, राज ठाकरे जी का देखा। क्या आप मानते हैं कि एकनाथ शिंदे ये चारों नेताओं से बड़े नेता है? ये लोग ज्यादा से ज्यादा 10 विधायकों को लेके जाते हैं। सर जिस तरह से वो नंबर, जिस तरह से सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने नहीं बल्कि जिस तरह से एक लेटर उन्होंने दिया, सिग्नेचर के साथ दिया, तो जो नंबर है, जो आंकड़े हैं, उसी पर तो हम यहाँ पर बात करेंगे। अब आप अपनी बात जारी रखिए। आंकड़े उनके पास है तो घबरा क्यों रहे? गुवाहाटी में क्या कर रहे? उनको तो थाना में बैठना चाहिए, उनका घर थाना में है। सब विधायक को आप थाना ले आइए और यहाँ पे आप उसको साइन करके बताइए ना। आप उनको लेके गए इतना दूर, बाहर करीबन वहां पे आपको पता नहीं है, आसाम के अंदर बाहर का सिचुएशन है, वहां पे रिलीफ का काम चल रहा है और मुख्यमंत्री रिलीफ का सब काम छोड़कर इन विधायकों को मिलने। राकेश जी मैं यहाँ पर एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ऐड कर दूं। जो वहां के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका साफ तौर पर ये कहना है, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि महाराष्ट्र से तमाम जो पॉलिटिकल इस तरह का कुछ लोग वहां पर आए हैं, ये उन्होंने बाजाब्ता तौर पर कहा है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि इस तरह से वहां पर लोग आए हुए हैं, होटल में रुके हैं, अगर आए हैं तो बहुत लोग आते हैं। भी नहीं होता, उनके पास पुलिस भी नहीं होता और वहां पे इतना जो रूम्स, अगर इतने विधायक बुक भी कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा, वो बहुत बिजी भी रहे होंगे। वो सही बात है उनका। मुख्यमंत्री जी को कुछ जानकारी नहीं है। एक एमएलए आता है, एक एमपी आता है तो पूरा प्रोटोकॉल एक्टिव होता है स्टेट का। वो स्टेट गेस्ट होते हैं, दूसरे राज्य का एमएलए और एमपी कोई भी राज्य पे जाता है, जैसे महाराष्ट्र में कोई आ रहा है तो यहाँ पे प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट को बाकायदा बोला जाता है, उनका सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। आज आप देखिए वहां पे करीबन 300 पुलिस है उस होटल के बाहर। बिना मुख्यमंत्री, बिना गृह मंत्री के जानकारी के पुलिस ऐसे ही नहीं आ गए ना होटल के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपने दोनों मेहमानों का, उनका कीमती वक्त देने के लिए, राकेश शेट्टी जी और उदय कुमार सिंह जी, आप दोनों का, साथ ही साथ हमारे साथी जो वसीम अंसारी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के सियासी हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।